हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी पौंडीचेरी की ट्रिप डिटेल्स शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा हम लोग पौंडीचेरी कब पहुंचे थे, वहां पे कहां पे स्टे किया था और वहां कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस देखी थी एक के बाद एक। और ये सारी डिटेल्स मैं आपको टाइम वाइज बताता रहूँगा ताकि आपको अपना ट्रिप बनाने में काफ़ी आसानी हो। और वीडियो के साथ ही मैं आपको हर जगह एक खर्चे की डिटेल्स भी डिस्प्ले करता रहूँगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों, इस ट्रिप की शुरुआत हम लोगों ने हैदराबाद से की थी। सबसे पहले हम लोग ट्रेन में हैदराबाद से चेन्नई आ गए थे और चेन्नई से बस लेकर पौंडीचेरी पहुंच गए थे। पौंडीचेरी बस स्टैंड के सामने से हम लोगों ने एक्टिवा रेंट पे ली थी और होटल तक आ गए थे। होटल में रूम की बुकिंग हम लोगों ने पहले ही ऑनलाइन में करा ली थी। कमरा हमारा होटल के सेकेंड फ्लोर पे था और इसमें लिफ्ट भी थी। और यहाँ सामने चलते आप लोग कमरे के नज़ारे देख सकते हैं। इस कमरे में AC, गीज़र, वाईफाई और टीवी भी थे। हैदराबाद से यहाँ तक पहुँचने की सफ़र की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होटल में फ्रेश अप होकर दोपहर के कुछ 2:20 तक हम लोग रेडी हो गए थे और यहाँ से हम लोगों ने पौंडीचेरी घूमने का सफ़र शुरू किया। दोस्तों, पौंडीचेरी में आप लोग ये सारी टॉप टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं, जिसमें व्हाइट टाउन के पास आप लोग ये सारी प्लेसेस घूम सकते हैं और बाहर की तरफ आप ये सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले औरोबिंदो आश्रम देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 550 मीटर था। और रास्ते में इस जगह हम लोगों ने लंच कर लिया था सुरगुरु स्पॉट रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट यहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ हम लोगों ने फुल मील्स की प्लेट ले ली थी और यहाँ का खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट था। लंच फिनिश करके हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ से आश्रम की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 250 मीटर था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 3 बज गए थे और गाड़ी साइड में खड़ी करके हम लोग अंदर आश्रम देखने चल दिए। और यहाँ सामने आप लोग आश्रम की बिल्डिंग देख सकते हैं। आश्रम के अंदर आपको नंगे पैर जाना होता है और चप्पल आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। और आश्रम के अंदर जाने से पहले आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। दोस्तों, ये आश्रम श्री औरोबिंदो जी ने सन 1926 में इस्टेब्लिश किया था। औरोबिंदो जी एक इंडियन योगी, महर्षि और नेशनलिस्ट थे। और इस आश्रम के अंदर आप लोग उनकी समाधि देख सकते हैं। साथ ही इसमें आपको उनकी प्रेस रिलीज, लाइब्रेरी और अन्य चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मिर्रा अल्फासा भी इस औरोबिंदो आश्रम की कोलैबोरेटर थी। ये एक फ्रेंच इंडियन स्पिरिचुअल गुरु एंड योगा टीचर भी थी। इनके फॉलोअर्स इन्हें द मदर के नाम से जानते थे। और इस आश्रम के अंदर आप इनकी समाधि भी देख सकते हैं। कुछ 15 मिनट में ये आश्रम एक्सप्लोर करके फिर हम लोग पौंडी मरीना बीच की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 3.5 किलोमीटर था। दोस्तों, ये व्हाइट टाउन का सारा इलाका ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है और यहाँ आपको सारे रोड स्ट्रेट ही मिलेंगे। इसी कारण से यहाँ की रोड्स में ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता और यहाँ गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। बीच जाते समय हमें रास्ते में ओल्ड लाइट हाउस दिखा। ये लाइट हाउस भी यहाँ का काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ 1836 में हुआ था। इस लाइट हाउस की एंट्री फी एंड टाइमिंग्स ये रही और आप इस लाइट हाउस के अंदर जाकर ऊपर से बे ऑफ बंगाल के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। और इसी रास्ते पे चलते चलते हम लोग पौंडी मरीना बीच के पास पहुँच गए थे। यहाँ गाड़ी साइड में खड़ी करके हम लोग सामने बीच एक्सप्लोर करने चल दिए। यहाँ तक आते आते हमें दोपहर के 3:25 हो गए थे और यहाँ सामने आप लोग इस सैंडी बीच के नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों, ये बीच पौंडीचेरी का वन ऑफ द फेमस बीच है और इस बीच से आप लोग बे ऑफ बंगाल के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। इस बीच के ठीक सामने काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स बने हैं, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ कुछ समय बिताकर हम लोग पौंडी मरीना बोट हाउस की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 300 मीटर था। और जाते हुए लेफ्ट साइड आप लोग यहाँ बीच के नज़ारे देख सकते हैं। और इस तरह बीच के ठीक बगल में गाड़ी चलाना काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था दोस्तों। और यहाँ थोड़ी दूर आगे चलने पे हम लोगों ने यहाँ से राइट टर्न ले लिया था और इसी रास्ते में कुछ 100 मीटर आगे चलने पे हम लोग पौंडी मरीना बोट हाउस पहुँच गए थे। गाड़ी हम लोगों ने यहाँ राइट साइड पार्क कर दी थी और अंदर बोट हाउस की तरफ चल दिए। और यहाँ अंदर आते ही सामने लेफ्ट साइड में इसका टिकट काउंटर बना था। दोस्तों, इनकी बोट में कुछ 7 से 10 लोग बैठ सकते हैं और जब तक कम से कम 7 लोग नहीं आ जाते वो लोग बोट स्टार्ट नहीं करते। तो इसलिए हम लोगों ने उनके शेड में कुछ देर इंतज़ार किया था। इस टूर में बेसिकली वो लोग आपको ये टॉप की 4 चीज़ें दिखाते हैं और कुछ 5 मिनट के इंतज़ार के बाद ही वो लोग हमें अंदर की तरफ ले गए। आज थर्सडे का दिन था और इसी कारण से यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था। ये लोकेशन भी काफ़ी एडवेंचरस दिख रही थी और हम लोग भी अंदर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। अंदर आते ही उन लोगों ने हमें लाइफ जैकेट दे दी थी और यहाँ से हम लोग बोट की तरफ चल दिए। और थोड़ा सामने आते ही हमें उनकी बोट दिखने लगी थी। हम लोग कुछ 7 लोग थे और बोट में बैठते ही हमारा सफ़र शुरू हो गया। और इसके अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार था। बोट में इस पूरी राइड को कंप्लीट करने में कुछ 1 घंटा लगता है, जिसमें सबसे पहले वो लोग हमें फिशिंग हार्बर दिखाते हैं और ये सारा सफ़र काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। सफ़र स्टार्ट होने के कुछ 3 मिनट में ही फिशिंग हार्बर आ गया था, जिसकी लोकेशन मैप में इस तरफ होती है।
और इस हार्बर में आप लोग लाइन से उनकी बोटें खड़ी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की कम्युनिटी जनरली फिशिंग करने अर्ली मॉर्निंग जाती है, इसी कारण से अभी आप यहाँ सारी बोट खड़ी देख सकते हैं। फिशिंग हार्बर के नज़ारे देखते हुए हम लोग फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट की तरफ बढ़ चले। ये सामने जो आप हरियाली देख रहे हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की है, और यहाँ हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो रहे थे। यहाँ तक हम लोग बोट स्टार्ट होने के कुछ 10 मिनट में ही पहुँच गए थे, और ये लोकेशन मैप में आप इस जगह देख सकते हैं। ये पानी का रास्ता दोनों तरफ से मैंग्रोव फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, और ये प्लेस इस बोटिंग की सबसे बेस्ट प्लेस थी। दोस्तों, मैंग्रोव के पेड़ सलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये पेड़ आपको ज़्यादातर कोस्टल एरिया में ही मिलते हैं, जहाँ पे रिवर का फ्रेश वाटर और समुद्र का सॉल्ट वाटर मिक्स होता है। और इन पेड़ों की जड़ आप लोग ज़मीन के ऊपर भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर उनको फ्रेश ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो लोग हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे इतनी शांति थी कि आप इस जगह पहुंचकर खुद को नेचर की गोद में महसूस करेंगे। जैसे जैसे ये बोट अंदर जा रही थी, जंगल काफ़ी डेंस हो गया था। यहाँ से गुजरते हुए मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ रही थी। ये बोट कुछ 7 से 8 मिनट तक अंदर की तरफ चलती रही, और फिर इसने यू टर्न ले लिया था। जंगल इतना डेंस था, अगर आप बोट पे खड़े होते हैं तो डाली को भी छू सकते हैं। ये एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है, और ये एडवेंचरस राइड करते हुए कुछ 15 मिनट में हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्पॉट अरिकामेडु था, जिसे आप मैप में इस लोकेशन में देख सकते हैं। अरिकामेडु एक एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट है जो लैंड के ऊपर बनी है, और कुछ 5 मिनट में ही हम लोग उसके एंट्रेंस के पास पहुँच गए थे। यहाँ बोट वाले हमें कुछ 15 मिनट देते हैं, जिसमें हमें साइट एक्सप्लोर करके वापस आना होता है। बोट स्टैंड से साइट का डिस्टेंस कुछ 150 मीटर है, और वहाँ तक हमें पैदल जाना होता है। और यहाँ सामने आप लोग अरिकामेडु की आर्कियोलॉजिकल साइट देख सकते हैं। सन 1950s के आसपास यहाँ एक्सकवेशन करने के दौरान रोमन पॉटरी मिली थी, जिसकी हिस्ट्री कुछ 1st सेंचुरी के दौरान की है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा ट्रेड लिंक रोमन एम्पायर से भी था। अरिकामेडु अपने ज़माने का एक पोर्ट सिटी था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। यहाँ पे एक काफ़ी पुराना ब्रिक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे माना जाता है कि इसे स्टोरेज के रूप में यूज़ किया जाता था। यहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी मान्यता भी इस जगह में काफ़ी थी। कुछ 10 से 12 मिनट में ये साइट एक्सप्लोर करके फिर हम लोग बोट की तरफ चल दिए, और यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्पॉट रिवर माउथ था, जिसे आप मैप में इस लोकेशन में देख सकते हैं। और इस लोकेशन पे आप लोग बैक वाटर को ओशन से मिलते देख सकते हैं, और इसका व्यू भी काफ़ी अमेजिंग था। जैसे जैसे हम लोग ओशन के पास जा रहे थे, लहरों का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ रहा था। बोट हमें सामने बने हार्बर तक लेके आई थी, और यहाँ से यू टर्न ले लिया था। इस लोकेशन में लहरों का इम्पैक्ट इतना था कि ये बोट रिवर राफ्टिंग की तरह एक्सपीरियंस दे रही थी। और ये बोटिंग का शानदार एक्सपीरियंस होने के बाद फिर हम लोग वापस हमारे बोट हाउस की तरफ चल दिए, और यहाँ तक आते आते हमें शाम के 4:45 हो गए थे, और यहाँ हमारा बोटिंग का सफ़र समाप्त हुआ था, और हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। यहाँ से हम लोग पौंडी मरीना बीच में बने उपलम हार्बर की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 750 मीटर था। और ये छोटा सा सफ़र तय करते हुए कुछ 2 मिनट में ही हम लोग हार्बर के पास पहुँच गए थे, और गाड़ी यहाँ खड़ी करके हम लोग अंदर व्यू पॉइंट की तरफ चल दिए। यहाँ पार्किंग से हार्बर का एंड पॉइंट का डिस्टेंस कुछ 200 मीटर है, और यहाँ बीच के नज़ारे देखते हुए हम लोग हार्बर की तरफ चल दिए। यहाँ से बीच की लहरों के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे, और यहाँ हार्बर के एंड पॉइंट से व्यू कुछ इस प्रकार था। यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी, जिसके कारण से यहाँ बिताया हुआ हर वक्त काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस दे रहा था। यहाँ की शांति में कुछ समय बिताकर फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। यहाँ से निकलते निकलते हमें शाम के 5:20 हो गए थे, और हम लोग बीच के सामने बने फूड कोर्ट की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 800 मीटर था। कुछ 2 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए थे, और गाड़ी बाहर खड़ी करके अंदर चल दिए। और यहाँ अंदर आते नज़ारे कुछ इस प्रकार थे। यहाँ पे काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और एक छोटा अम्यूज़मेंट पार्क की तरह था, जहाँ पे बच्चों के खेलने की भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। और यहाँ हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी शेक ले लिया था। आज थर्सडे का दिन था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था, वरना वीकेंड्स पे यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद फिर हम लोग व्हाइट टाउन के प्रोमिनेंट बीच चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 2.4 किलोमीटर था। और यहाँ से जाते हुए सामने आप लोग लाइट हाउस देख सकते हैं, जो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर होता है। और कुछ 5 मिनट में हम लोग प्रोमिनेंट बीच के पास पहुँच गए थे। यहाँ राइट साइड आप उसका मेन एंट्रेंस देख सकते हैं। हम लोग पहले फ्रेंच कॉलोनी के अंदर चल दिए, और यहाँ की कॉलोनी कुछ इस प्रकार दिखती है। यहाँ की बिल्डिंग्स काफ़ी कलरफुल होती हैं। गाड़ियाँ साइड में खड़ी करके हम लोग अंदर की तरफ चल दिए, और यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ आ गए थे। ये सारा एरिया नो व्हीकल जोन है, और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार था। और यहाँ से समुद्र के नज़ारे काफ़ी अद्भुत दिखते हैं। इस बीच के पास समय बिताना आपको काफ़ी आनंदमय एक्सपीरियंस देगा।
और ये बीच यहाँ का मोस्ट हैपनिंग एंड मस्ट विजिट प्लेस है। इस बीच के काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि रॉक बीच, पौंडीचेरी बीच एंड प्रोमिनेंट बीच। ये रास्ता कुछ 1.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आपको काफ़ी सारे स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स, कैफ़ेस एंड रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड पे हमें अम्बेडकर जी का मेमोरियल दिखा, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर मणिमंडपम कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन सन 1993 में तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, जिसके अंदर आप लोग अम्बेडकर जी की गोल्डन कलर की स्टैचू देख सकते हैं। यहाँ से फिर हम लोग आगे की तरफ चल दिए। यहाँ की रोड्स काफ़ी वाइड थी और आप इस जगह को किसी हिल स्टेशन के माल रोड की तरह भी कह सकते हैं। यहाँ से थोड़ा और आगे चलने पर राइट साइड हमें गांधी जी का स्टैचू दिखा। इस स्टैचू की हाइट कुछ 13 फीट की है और ये एशिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू मानी जाती है। महात्मा गांधी जी के स्टैचू से थोड़ा आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में आप लोग पौंडीचेरी का ओल्ड लाइट हाउस देख सकते हैं। ये लाइट हाउस सन 1836 में बनाया गया था और इसकी हाइट कुछ 29 मीटर्स की। आगे चलकर सन 1979 में इसे कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था। हम लोग जब गए थे इसमें कुछ रिनोवेशन वर्क चल रहा था, इसलिए अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी। जैसे जैसे शाम होने लगती है इस जगह पे काफ़ी चहल पहल हो जाती है और रात के समय यहाँ की लाइटिंग की वजह से ये जगह काफ़ी अच्छी दिखती है। दोस्तों, कहने को तो ये एक प्रोमिनेंट बीच है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। अगर आपको स्विमिंग करना हो तो आप पौंडी मरीना बीच जा सकते हैं। यहीं से और आगे चलने पर लेफ्ट साइड हमें यहाँ का चीफ सेक्रेटरीट बिल्डिंग दिखी। बीच के सामने गवर्नमेंट बिल्डिंग। यहाँ के एम्प्लॉयज़ के तो मज़े ही मज़े हैं। हम लोग बीच के बगल वाले रोड से बाहर की तरफ आ गए थे और यहाँ बाहर निकलते लेफ्ट साइड में एक छोटा रेस्टोरेंट बना हुआ था, तो यहाँ हम लोगों ने टी एंड स्नैक्स ले लिया था। स्नैक्स फिनिश करके हम लोग बीच की पैरेलल रोड पे एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ चले। चलते चलते हम लोग गांधी स्टैचू के सामने वाली रोड पे आ गए थे और उसी के सामने राइट साइड की तरफ यहाँ का शॉपिंग मार्केट बना हुआ है। यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारे सोवेनिर्स और आइटम्स मिल जाएंगे। कुछ देर मार्केट एक्सप्लोर करके फिर हम लोग आगे बढ़ चले। आगे आने पे राइट साइड हमें एक चर्च दिखा था और यहाँ बाहर से आप चर्च का व्यू देख सकते हैं। इसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी दिख रही थी। चर्च के अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा था और काफ़ी गैदरिंग थी और बाहर से देखने पे चर्च के अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार था। चर्च काफ़ी ब्यूटीफुल था। यहाँ से निकलकर हम लोग आगे बढ़ चले और चलते चलते हमारी गाड़ी के पास आ गए थे और यहाँ बगल में गोलगप्पे की दुकान थी, तो हम लोगों ने उसे भी ट्राई किया जो काफ़ी अच्छे थे। यहाँ से हम लोग हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन विनायकर टेम्पल देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 500 मीटर था। दोस्तों, जब भी आप प्रोमिनेंट बीच के पास अपनी 2 व्हीलर खड़ी करते हैं तो उस लोकेशन को अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ की सारी रोड्स एक जैसी दिखती हैं। और ये छोटा सफ़र तय करते हुए कुछ 2 मिनट में हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए थे। गाड़ी साइड में खड़ी करके हम लोग अंदर दर्शन करने चल दिए और यहाँ राइट साइड आप लोग इसका मेन एंट्रेंस देख सकते हैं। ये मंदिर भगवान गणेश जी का है और यहाँ के लोकल्स में इस मंदिर की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। मंदिर के आर्किटेक्चर में आप लोग फ्रेंच एंड तमिल की झलक देख सकते हैं और अंदर से मंदिर के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। मंदिर के अंदर एक गोल्डन चैरेट है जिसे विजयदशमी के दौरान बाहर निकाला जाता है। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ से हम लोग हमारे होटल चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 500 मीटर था। होटल तक आते आते हमें रात के 9 बज गए थे और यहाँ हमारा डे 1 का सफ़र समाप्त हुआ। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने डे 2 का अलग से वीडियो बनाया है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।